देखिए भैया, सैंपल पेपर नंबर सेकंड है ना, तो पहला करा दिया था मैंने पूरा। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन 1 मीटर 1 किलो और 1 मिनट आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट। इनको क्या ले लिया गया है? फंडामेंटल यूनिट ले लिया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 36 यूनिट्स, और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है 36 है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम? सीजीएस सिस्टम में क्या वैल्यू होगी? मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना रखा है? 36 यूनिट दे रखा है। कितना दे रखा है? आपको इसके सीजीएस सिस्टम में वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम मतलब कि जिसमें लेंथ क्या हो सेंटीमीटर में, मास क्या हो ग्राम में, और टाइम क्या हो सेकंड में हो, उसमें आपको निकालनी है। ठीक है, फोर्स की यूनिट। ठीक है, तो समझ गया? अब देखो, तो हमें पता है कि N2 इक्वल्स टू में क्या होगा? N1 M1 अपॉन में M1, L1 अपॉन में L2, T1 अपॉन में T2। अब आपको पता फोर्स में MLT-2 होता है। समझ गए? इस तरीके से लिख दिया। वैसे मैंने बीच के स्टेप्स खा गया, सीधा यहाँ पे आऊंगा। ठीक है, ऐसे लिखा है N1U1 बराबर में N2U2। तो आपका N2 क्या होगा? N1U1 बराबर U1 अपॉन में U2। यूनिट सेम क्वांटिटी की किसी भी सिस्टम में हो, डायमेंशन हमेशा क्या होते हैं? सेम रहेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाली यूनिट का डायमेंशन क्या हुआ? ये हो गया। नीचे वाले यूनिट का डायमेंशन क्या हो गया? ये हो गया, है ना। चलो, यूनिट नंबर कितना दे रखा है? 36। क्या दे रखा है? इसमें पहले सिस्टम में जो मास है वो क्या है? 1 किलोग्राम। क्या है? 1 किलोग्राम। और दूसरे सिस्टम का जो मास है वो सीजीएस सिस्टम का क्या है? यानी किसमें होगा? ग्राम में, है ना? पहले सिस्टम की जो लेंथ है वो किसमें है? 1 मीटर में। और इसे किसमें होगी? सेंटीमीटर में। ठीक है, पहले सिस्टम का जो टाइम है वो क्या है? 1 मिनट है। क्या है? अभी सीजीएस में क्या होगा? सेकंड में। पावर क्या होगी? ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका? 36, ये क्या होगा? 10 की पावर 3, तो 3 आएगा। यहाँ पे 10 की पावर 2, और यहाँ पे आएगा 60, है ना। 10 की पावर -2, यही होगा ना। ठीक है, अगर आप इसको अरेंज करोगे, लिखोगे, तो इसको उल्टा कर दो। ठीक है, इसको नीचे ले आओ तो क्या होगा? 10 की ये 36 10 की पावर 5, इसको नीचे करोगे तो ये आएगा आपका 36 आएगा ना। 36 × 10 की पावर 2, 3600 हो जाएगा ना नीचे आके। ये नीचे आकर के 3600 हो गया, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 60 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 3600 होता है ना। 3600 को क्या लिखूंगा? 36 × 10 की पावर 2। अब 36 36 क्या हुआ? अच्छा, 36 कैंसिल हो गया। 10 की पावर 2 से ये क्या हुआ? 10 की पावर 3। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 10 की पावर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। अभी ये ट्यूनिंग फॉर्क वाला तो अभी नहीं करा रहा मैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। चलिए, कह रहा है द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ डिस्क 100 ग्राम। ठीक है, और रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर अबाउट द एक्सिस पासेस थ्रू इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है भैया, क्या कह रहा है? एक डिस्क है जिससे एक एक्सिस पास कर रहा है। ठीक है, उसके सेंटर से उसकी रेडियस क्या है? 5 सेंटीमीटर है। क्या है? और इसका मास क्या है? 100 ग्राम है। क्या है? तो इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है। क्या निकालना है? तो आपको बता दूं, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा ½ mr²। क्या होगा? इसके एक्सिस से। और रेडियस ऑफ गायरेशन से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो आएगा mk², वेयर के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो मैं बता दूं, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये वाला क्या होता है भैया? बराबर होंगे। क्या होंगे? तो ½ mr² इक्वल्स टू में mk²। m से m क्या हुआ? कैंसिल हो गया। k की वैल्यू क्या होगी?
आर अपॉन में √2, आर की वैल्यू कितनी रखी है 5, और √2 क्या होता है 1.41 होता है मेरे ख्याल से, है ना। तो 5 डिवाइड बाय 1.41 करना कितना आएगा, देखना फोन होगा किसी के पास तो। ये मेरे ख्याल से आना चाहिए आपका, ये आएगा, ये ए आएगा मेरे ख्याल से, ए आएगा, ए है, ठीक है। ये ध्यान रखना, सुन लेना, ये क्वेश्चन समझ लेना कि भैया किसी भी सिस्टम का, किसी भी चीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा रेडियस ऑफ गायरेशन से निकालेगा इनर्शिया के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर जो डाटा दे रखा है क्या रहा है, एक डिस्क है जिसके सेंटर से एक एक्सिस पास हो रहा है, तो डिस्क का मास दे रखा है, रेडियस रखी है, तो आपको पता है इनर्शिया क्या होगा, हाफ एम आर स्क्वायर। कह रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने, तो रेडियस ऑफ गायरेशन से भी क्या होगा, एम के स्क्वायर से वही इनर्शिया आएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाले इनर्शिया को इस वाले इनर्शिया से क्या किया, बराबर कर दिया, और रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू आपकी आ गई। कौन सा ऑप्शन होगा देख लेना आपने, ठीक है। लिखा हुआ एवरेज प्रेशर इज डिफाइंड एज, एवरेज प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो एवरेज प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। अब ये तो कभी नहीं होता, ये भी कभी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है आपका एवरेज प्रेशर। तो खैर ये तो वाहियात सा क्वेश्चन है इसमें तो, ठीक है। कह रहा है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन इज L1, ठीक है। सन से अर्थ की दूरी जो है वो L1 है। इफ 1 ईयर ऑफ द अर्थ डे, if 1 year of earth day, if 1 year of the days, d days है, ठीक है। number of year another planet whose average distance from the sun is L2, पता क्या है, ये थर्ड लॉ ऑफ केपलर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ केपलर के ऊपर बेस्ड है। क्या कहते हैं सुन लीजिए, केपलर का थर्ड लॉ कराने का टाइम नहीं मिला था, लेकिन बताया हूं आसान ही है। जैसे ये सन है ना, सन है, इससे अर्थ के जो दूरी है वो क्या है, L1 है, क्या है, और यहां पर दिन कितने का है, D का है, ठीक है। एक दूसरे प्लेनेट का आपको डिस्टेंस रखा है L2, क्या रखा है, और डे मैंने मान लिया D डैश है, क्या है। तो भैया केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन कहता है, थर्ड लॉ कहता है कि भैया इसको करने में मान लीजिए, अच्छा भैया क्या करें, अच्छा 1 ईयर D डे का है ना, तो आपको निकालना है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां का टाइम पीरियड जो होगा अर्थ के लिए, वो स्क्वायर के, उसका जो स्क्वायर होगा वो के टाइम्स होगा रेडियस ऑफ अर्थ के क्यूब के, ठीक है। ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन थर्ड लॉ कहता है कि जो टाइम पीरियड ऑफ अर्थ होगा, ये अर्थ है ना आपकी, अर्थ है, तो अर्थ का जो टाइम, एक चक्कर लगाने का जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर जो होगा वो के टाइम्स होगा रेडियस ऑफ अर्थ के। तो उसको लिखूं तो मैं क्या होगा, टाइम कितना लग रहा है, डी स्क्वायर, बोला हाँ, के, और रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है L1 स्क्वायर, ये होगी पहली इक्वेशन, बोलो हाँ। अच्छा दूसरा यहाँ पे देखो, उस प्लेनेट के लिए, जो प्लेनेट के लिए क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट का स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट का क्यूब। टाइम पीरियड ऑफ प्लेनेट का क्या रखा है, टी डैश स्क्वायर के, रेडियस ऑफ प्लेनेट क्या है भैया, L2 क्यूब, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड कर दो, क्या करो, आपको इसको वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये जाएगा स्क्वायर अपॉन में डी स्क्वायर, और के से के क्या हुआ, कैंसिल हो गया, L2 क्यूब L1 क्यूब, है ना। ये उधर जाएगा, तो जाएगा D1 स्क्वायर इक्वल्स टू में L2 अपॉन में L1 का होल क्यूब, और ये क्या हुआ डी स्क्वायर, है ना, ये जाएगा उधर जाएगा। तो आपको डी की वैल्यू निकालनी है, डी डैश की वैल्यू, तो डी डैश इक्वल्स टू में क्या होगा आपका, तो इधर जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा तो क्यूब रूट में चेंज होगा, तो क्या होगा L1 अपॉन में L2 का 3/2, और ये क्या होगा डी। जो ऑप्शन आपसे मैच कर रहा हो वो आंसर मिला लीजिए, कौन सा है, ठीक है भैया। तो अच्छा क्वेश्चन है, केपलर्स प्लैनेटरी मोशन। दोबारा सुन लीजिए, केपलर प्लैनेटरी मोशन क्या कहता है कि ये बॉडी है, इसके चारों ओर कोई प्लैनेट क्या हो रहा है, घूम रहा है, ये बॉडी, इसका मास क्या है, कैपिटल एम है, और ये प्लैनेट घूम रहा है आर रेडियस में। इसको घूमने में कितना टाइम लग रहा है, टी, इसको घूमने में कितना टाइम लग रहा है, तो इस टी का जो स्क्वायर होगा वो आर क्यूब के क्या होगा, डायरेक्टली होगा, क्या होगा। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए के टाइम्स ऑफ आर क्यूब, ये खैर अगली क्लास में बताऊंगा, थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है।
यहां से आए। अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना। हटाओ इसे, चलो आगे बढ़ता हूं। कह रहे हैं दो सोर्स है, साउंड प्लेस क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे पास में, क्या गया, प्रोग्रेसिव वेव ये आ रही है और दूसरी प्रोग्रेसिव वेव ये आ रही है, ठीक है। द ऑब्जर्वर लोकेटेड नियर दिस टू सोर्स विल हियर, ठीक है। आपको, अरे रहने दो, अभी बीट फॉर्मेशन तो आपको दिक्कत, बीट में भी अभी आपको दिक्कत, रिवीजन कराऊंगा तभी आपको आ पाएगा, ठीक है, बीट फॉर्मेशन में भी, ठीक है। आगे आते हैं, ट्रक हैज वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी है क्योंकि टाइम जीरो दे रखा है। एक्सेलरेशन कितना है उसका, 2 मीटर पर सेकेंड। ऑन सीइंग द पुलिस, व्हाट इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एट टाइम ऑफ, a truck has a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, इट एक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यार आपको वेलोसिटी निकालनी, 2 सेकंड बाद कितनी होगी, ठीक है, v इक्वल्स में u प्लस at वाला, u आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2 सेकंड बाद का पूछ रखा है कि भैया क्या होगा, ठीक है। मतलब ट्रक में जरूर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा है, हो गया। गांजा होगा मेरे ख्याल से भी, गांजा की एक ट्रक पकड़ी गई ना। कह रहा है भैया वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितने ऑर्डर का वेवलेंथ, देखिए भैया सुन लीजिए। वैसे एक क्वेश्चन तो आएगा नहीं, आपको बताता हूँ, ठीक है। वेवलेंथ का ऑर्डर पूछ रहा है, वेवलेंथ का साइज क्या होना चाहिए, तो आपको बता दूं अल्ट्रासोनिक वेव की जो स्पीड होती है, स्पीड वही होती है, कितनी होती है, 335 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 20,000 हर्ट्ज से क्या होगी, ज्यादा होगी, 20 किलो हर्ट्ज ले लो, है ना, अल्ट्रासोनिक वेव्स की। तो आप को पता है कि वेलोसिटी जो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ के बराबर होती है ना। वेलोसिटी जो होती है फ्रीक्वेंसी इंटू में वेवलेंथ के बराबर होती है, तो आपकी वेवलेंथ क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहां से आप वेवलेंथ निकाल सकते हो, नहीं आएगा वैसे ये क्वेश्चन। आगे चलते भैया, सॉलिड स्फीयर ऑफ वॉल्यूम v, ठीक है, डेंसिटी कितनी है रो, फ्लोट इन द, ये तो नहीं आएगा, लॉ ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर बेस्ड है भैया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नॉन नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कई सारे दो, मैंने देखा कि 3-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस ही, ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन के ऊपर बेस्ड है, तो ये आपका नहीं आएगा, ठीक है। वैसे मैंने शायद करा रखा जब मैं पहली बार इसको करा रखा था। चलो देखिए अगला 10वां क्या कह रहा है, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज रिलेटेड टू डेंसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की डेंसिटी से सैटेलाइट का टाइम पीरियड किस प्रकार से रिलेटेड होता है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको टाइम पीरियड सैटेलाइट कराया था, याद है, क्या आया था आपको याद है, टाइम पीरियड इक्वल्स टू में क्या था याद है, 2 पाई अंडर रूट में GF, नहीं ये नहीं था, 2 पाई अंडर रूट में R+H का होल क्यूब अपॉन में GM था मेरे ख्याल से, ये था, हाँ। टाइम पीरियड तो यही था ना, डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का तो अंडर रूट GM अपॉन में, ठीक तो ऐसे ही है। हाँ हाँ उल्टा करने के बाद 2 पाई R अपॉन में क्या था, वेलोसिटी था, R की वैल्यू क्या, R+H है, ठीक है, सही है, यही था, ठीक है। तो यहां पर GM क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, और मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, तो आप देखोगे 2 पाई अंडर रूट R+H का क्यूब अपॉन में G, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू में वॉल्यूम ऑफ प्लेनेट, सेम ही है, डेंसिटी क्या होगा R। तो आप देख रहे हो भैया कि सारे टर्म को कांस्टेंट ले लो, क्या ले लो, तो आप देखोगे टाइम पीरियड इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन में अंडर रूट रो हो गया, क्या हो गया, क्योंकि सब चीज को मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। तो आप देखो रो क्या हुआ, टी इज इक्वल्स टू में रो की पावर क्या हो गया, रो की पावर के अपॉन में रो की पावर हाफ हो गया, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी इज इक्वल्स टू में के टाइम्स रो की पावर -हाफ, यानी टी इज डायरेक्टली टू टी की रो की पावर
रो की पावर माइनस, आप देख लो यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है, देख लो बोलिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, तो यहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अ रोड हैज लेंथ ऑफ 3 मीटर, रोड की लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, एंड इट्स मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स फ्रॉम इट्स एंड, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द एंड विल बी एट, देखिए एक रॉड है, ध्यान दीजिए, जिसकी लेंथ क्या है, 3 मीटर है, ठीक है, एंड इट्स मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, उसका जो पर यूनिट लेंथ पे जो मास है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स के, फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड, देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम, वो मतलब ये रॉड यूनिफॉर्म नहीं है आपकी, ये रॉड क्या है, देखिए कह रहा है भैया कि जो मास डेंसिटी है, मास डेंसिटी पर यूनिट लेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, वो किसका डायरेक्टली है, एक्स के, ठीक है, एक्स का डायरेक्टली है, तो लैम्डा इक्वल्स टू में क्या हुआ आपका, के एक्स हो गया, के एक्स लिख लो, है ना। अच्छा एक चीज देखो, रॉड की कुल लंबाई क्या है, टोटल मास निकालते हैं, तो भैया अगर आपको याद होगा, ये क्वेश्चन वैसे आना नहीं चाहिए, डीएक्स अपॉन डीएम अपॉन में डीएक्स करके इंटीग्रेट करके आना चाहिए, इंटीग्रेट करके आएगा आंसर, देखिए पीछे सॉल्यूशन देखो बार, अगर इंटीग्रेट करके आएगा तो आंसर ये नहीं आएगा फिर क्वेश्चन, है ना, नहीं आएगा फिर ये आएगा डीएम अपॉन में डीएक्स इक्वल्स टू में के एक्स, तो डीएम क्या होगा, के एक्स डी एक्स, क्या आएगा, के एक्स डी एक्स, क्या वो उस छोटे से पार्ट का मास मान लिया मैंने, टोटल मास लेकर लेने के लिए, टोटल मास निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस पूरी टर्म को क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है, इस पूरी टर्म को इंटीग्रेट करूंगा तो मास, कुल मास क्या होगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया 2, जीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट कर दिया मैंने, तो जो रॉड का मास आएगा वो आएगा के एल स्क्वायर अपॉन में 2, ये रॉड का मास आ रखा है क्या, इसी फॉर्म में आया होगा मेरे ख्याल से, दिखा 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 दिखा, आगे आ जाना, तू आगे जा। नहीं नहीं, इंटीग्रेशन वाले मेथड से तो वैसे ही आउट सिलेबस हो रखा है, के स्क्वायर अपॉन में 2 ठीक हो, एल, ये रॉड का कुल मास आ गया ना, कुल लेंथ 3 मीटर ना इसकी, रुक जाए क्यों, एम इक्वल्स में के, ये क्या हुआ, टोटल मास आ गया रोड का, ठीक है, सेंटर मास निकालना ना, तो इंटीग्रेशन मेथड से तो आपको वैसे भी आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन होगा कैसे, ये देखिए, ये रॉड ले लिया मैंने, ये इसका एक एंड ले लिया, किसी भी एक एंड, ये एंड मान लिया एक्स इक्वल्स टू 0, तो यहां से एल डिस्टेंस पर मैंने एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट की लंबाई कितनी है, डीएक्स है, इसका मास कितना होगा, डीएम होगा, क्या होगा, डीएम जो होता है लैम्डा इंटू में डीएक्स के प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, लैम्डा जो होगा इसका मास पर यूनिट लेंथ है, चलो लैम्डा ले लेते हैं, तो यहां से x इक्वल्स टू, इससे दूरी क्या है, x है, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ मास आएगा x इंटू में डीएम आएगा, टोटल मूवमेंट ऑफ मास निकालने के लिए आपको जीरो से लेके एल तक में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और टोटल मास आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, ये टोटल मूवमेंट ऑफ मास आ गया, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है टोटल मूवमेंट ऑफ मास अपॉन में टोटल मास,
टोटल मूवमेंट ऑफ मास यहां से इंटीग्रेट करके आ जाएगा, टोटल मास आपको यहां से पता है, दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका सेंटर ऑफ मास आ जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आएगा। खैर ये आउट ऑफ सिलेबस है, आपका नहीं आएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आता। ठीक है, चलो अब देखिए भैया क्या कह रहा है। ये देखिए, अब बॉडी ऑफ मास कितना है 0.5 kg, स्पेसिफिक हीट कितनी है 0.8, टेम्परेचर कितना है 60, अनदर बॉडी ऑफ मास कितना है, स्पेसिफिक हीट कितनी है 90 डिग्री, व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, ठीक है, बैक कंडक्टिंग रोड, हीट फ्लो फ्रॉम कहां से कहां पे फ्लो करेगी भैया, आपको पता है हीट कहां से कहां पे फ्लो करनी चाहिए, हायर टेम्परेचर टू, किसका टेम्परेचर ज्यादा है भैया, बी से ए की तरफ हीट क्या करेगी फ्लो करेगी, समझ गए भैया, जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका हीट क्या होगी, क्या है, देखिए बी से ए ये हुआ है ना, देखिए असर्शन रीजनिंग ध्यान दीजिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है परसेंटेज एरर वाला, ठीक है, तो इसको नहीं करने की जरूरत है, एरर नहीं है ना सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, आते भैया क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट वेरिएबल्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्पेसिफाई द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। कह रहा है स्टेट वेरिएबल याद है आपको, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये तीनों क्या थे स्टेट वेरिएबल थे। ठीक है भैया, रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ सिस्टम, बिल्कुल सही बात है भैया, ट्रू है ये, है ना, ये ट्रू है कि जो स्टेट वेरिएबल होते हैं वो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, इसके बारे में बताते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है प्रेशर इज एन इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल, एक एक्सटेंसिव होता है, एक इंटेंसिव होता है। इंटेंसिव वो होता है जो, केमिस्ट्री का टर्म है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव ना, तो इंटेंसिव वो होता है जो छोटे पार्ट का भी वही हो और बड़े चीज का भी वही हो, जैसे आयरन हो गया, डेंसिटी जानते हो, डेंसिटी, डेंसिटी चाहे बड़े आयरन का टुकड़ा ले लो चाहे छोटे आयरन का टुकड़ा ले लो, डेंसिटी क्या होती है सेम होती है। कह रहा प्रेशर इज एन इंटेंसिव स्टेट वेरिएबल, लेकिन एक सिस्टम के लिए तो इंटेंसिव हो गई है, एक बी मतलब क्या होगा इसमें, हाँ लेकिन ये पता है ये वेरिएबल होगा और मतलब ये इंटेंसिव ही होगा। अगर एक सिस्टम की बात करूं ना, देखो अगर मान लो मैं बता दूं छोटे से पार्ट पे इतना प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो बड़े पार्ट पे भी तो उतना ही प्रेशर लगेगा ना, प्रेशर थोड़ी ना चेंज होएगा, तो प्रेशर कैसा हो गया इंटेंसिव हो गया ना, मतलब छोटे पार्ट के लिए भी उतना ही प्रेशर है और बड़े पार्ट के लिए भी क्या होगा उतना ही प्रेशर होगा, साइज पे तो डिपेंड नहीं कर रहा, जैसे आयरन छोटे पार्ट की डेंसिटी इतनी है, बड़े पार्ट की डेंसिटी उतनी होगी, सेम होगी, ये इंटेंसिव है, क्या ये, इसलिए छोटे से एक सिस्टम में इस चेयर के छोटे से पार्ट पे जितना प्रेशर लग रहा होगा उतना ही प्रेशर पूरे प्रेशर चेयर पे भी तो लग रहा होगा, तो यानी प्रेशर भी क्या इंटेंसिव है। लेकिन हाँ ये इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन भी ठीक है रीजन भी ठीक है, लेकिन रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन समझ में आई बात नहीं, हर्ष समझ गया। ये देखो एक प्लैनेट जो है मूव फास्टर व्हेन क्लोजर टू द सन, अभी बताया था मैंने आपको कि जब सन के, क्योंकि प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है कांस्टेंट रहता है, मतलब कि अगर प्लैनेट ये सन सन इलिप्टिकल पाथ में, प्लैनेट जो होता है इलिप्टिकल पाथ में घूमता है और लिप्स के फोकस पे कौन होता है सन, तो ये हो गया ए पॉइंट, यहां पर अगर प्लैनेट होगा रेडियस क्या है आर ए, प्लैनेट का मास क्या है एम और वेलोसिटी क्या है वी ए, अच्छा यहाँ की रेडियस क्या है आर बी, प्लैनेट का मास क्या है एम और वेलोसिटी क्या है वी बी, ठीक है, तो यह कह रहा है कि ए पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम बी पॉइंट के एंगुलर मोमेंटम का क्या होगा बराबर होगा, एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट टर्म है, वो किसी भी सिस्टम के लिए हमेशा क्या होती है कांस्टेंट होती है, तो ए का एंगुलर मोमेंटम बी के एंगुलर मोमेंटम के क्या होगा बराबर होगा, तो ए का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा मास ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, मास ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना, एम से एम क्या हुआ कैंसिल हो गया, यानी वी और आर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू में कांस्टेंट अपॉन में क्या हो गया आर, यानी वेलोसिटी इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा आर, यानी प्लैनेट जब सन से दूर रहेगा तो वेलोसिटी क्या होगी प्लैनेट की कम रहेगी, ठीक है, तो वही कह रहा है
कि अ प्लैनेट मूव्स फास्टर व्हेन इट इज क्लोज। जब ये कम रहेगा तो वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है भैया, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, चलो। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल प्लैनेट इज कांस्टेंट। कह रहा है ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है ऑर्बिट की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये गलत है। एसर्शन ठीक है, एसर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो एक्सप्लेनेशन का कोई सवाल ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन है ये? ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। एसर्शन क्या कह रहा है, ए डॉट बी डॉट सी के बराबर है। ए डॉट बी किसके बराबर है? देन ए मे नॉट ऑलवेज बी इक्वल टू सी। तो ए जो होगा वो हमेशा सी के इक्वल नहीं होगा। जैसे देखो, आई डॉट जे क्या होता है, जीरो। अब आई डॉट जे जीरो दे, और जे डॉट के वो भी जीरो होगा। यहां पे बराबर तो है नहीं, नहीं समझे? देखो, अगर आई डॉट जे आपका क्या आता है, जीरो आता है, और जे डॉट के भी क्या आता है आपका, जीरो आता है, तो यहां पर क्या ये आई और के बराबर है क्या? नहीं। तो ये सही बात है, ऐसा ठीक है। ए डॉट बी डॉट सी के बराबर नहीं, बराबर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और सी क्या आपस में बराबर हो। ठीक है, लिखा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन्वॉल्व्स कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कह रहा भैया डॉट प्रोडक्ट में जो एंगल होता है वो कोसाइन एंगल यूज होता है, और वो जो एंगल होता है वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है डॉट प्रोडक्ट में। जैसे मान समझे, इसका मतलब कह रहा है कि ए आपने ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट किया है ना, ए वेक्टर डॉट, तो ये क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होगा, और ये कोसाइन एंगल है। क्या है ये? और जो एंगल यूज कर रहे हो ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल है। ठीक है भैया, तो आपका एसर्शन ठीक है और रीजन भी ठीक है, लेकिन वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देख लो, आपका बी ऑप्शन होगा शायद, है वो सब सही है, सब नहीं सही होना चाहिए, सब सही नहीं होना चाहिए इसका, सब सही नहीं होना चाहिए। है, उसमें सही है ना, लेकिन इसमें थीटा अलग कैसे होगा, 90 तो आ रहा है फिर भी। अगर आई डॉट जे जीरो आ रहा है तो जे डॉट के भी क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। और ये जीरो जब भी आएगा जब क्या होंगे दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का। हाँ? इसमें एंगल इक्वल है ना, इसमें एंगल इक्वल है। क्या हुआ, एक सेकंड, कि अगर आपका ए डॉट बी और बी डॉट सी के बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जब भी पॉसिबल है जब इनके बीच का एंगल क्या होगा, बराबर। आई डॉट जे, जे डॉट के, दोनों का डॉट क्या होता है, जीरो आता है, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। और अगर मान लो आई डॉट आई और जे डॉट जे, लेकिन ये तो डिफरेंट सेम हो गया ना, डिफरेंट के लिए ठीक है, तो मतलब एंगल बराबर ही रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले भैया, स्टील वायर हैज अ लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड अ मास कितना है, 0.2 kg। व्हाट शुड बी द टेंशन इन द वायर सो दैट द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन द, देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है भैया, ट्रांसवर्स वेव की स्पीड आपको याद है ना, वायर के अंदर क्या होगी आपकी, अंडर रूट, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर इज 354 मीटर पर सेकेंड। स्टील वायर ऑफ लेंथ कितना है भैया, व्हाट शुड बी द टेंशन, अच्छा टेंशन निकालना है, वेलोसिटी आपको दे रखी है, टेंशन ऑफ टी अपॉन में क्या होता है, एम होता है। एम क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, नहीं टोटल मास अपॉन में
स्मॉल m क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ होता है, जो कि टोटल मास अपॉन में टोटल लेंथ। टोटल मास कितना है ये, और टोटल लेंथ कितनी रखी है, डिवाइड कर दोगे तो वहां से आपका आ जाएगा, आप यहां से टी निकाल लोगे, हो गया। कन्वर्ट 3 मीटर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू किलोमीटर पर आवर कर लोगे। देखिए अगर मीटर, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो, और अगर मीटर पर सेकंड को उसमें किलोमीटर में करना है तो उसको उल्टा कर दो, ठीक है। चलो अब इसको सीजीएस में करना है, क्या करना है, सीजीएस में करना, तो भैया आपका न्यूटन की यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10⁵ मीटर की यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10⁵2, किलोग्राम की यहाँ पे 10⁵3, है ना, समझिए। तो यहाँ पे आपका कन्वर्ट हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में। कह रहा फोर्स एफ, लेंथ एल, टाइम टी आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास। बहुत आसान है। अब देखो मास का डायमेंशन निकालना है, अगर आप लेंथ टाइम को इन सबको क्या करें भैया, फंडामेंटल यूनिट चूज कर लो। तो अब सीधा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, पता क्या करना है, दिमाग मत लगाना, सीधा लिख देना मास इज इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ एफ की पावर ए, एल की पावर बी, और टी की पावर क्या हो गया सी। सबके डायमेंशन लिख दो। मास का डायमेंशन केवल एम होगा, एल नहीं है, टी नहीं है ना, के का कोई डायमेंशन नहीं होगा। फोर्स का डायमेंशन एफ एल टी -2, पावर क्या हो गया ए, लेंथ का डायमेंशन एल, पावर बी, टाइम का डायमेंशन टी, पावर क्या हो गया सी। सॉल्व करोगे यहां से ए बी और टी की वैल्यू पता लग जाएगी, ए बी सी की जो वैल्यू पता लग जाएगी, आपको लिखना है एम इक्वल्स टू में एफ की पावर ए की वैल्यू जो रखी है, एल की पावर बी की वैल्यू जो रखी है, टी की पावर सी की जो वैल्यू रखी है, यहाँ पे एफ एल टी माइनस जो भी है, समझ गए, इस तरीके से होगा। कह रहा है एट अ वुडन मशीन, ठीक है, सिस्टम आपको रखा, व्हाट इज द स्पीड एंड डिस्टेंस मूव बाय ईच मास एट 3 सेकंड। कह रहा 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस मूव करेगा। तो सबसे पहले समझिए कि इसका वेट कितना है, 10 जी, क्या है इसका, क्या है 12 जी। अब देखिए आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस निकालना आपको। अभी जब स्पीड है वो क्या है, 0 है, इनिशियल स्पीड क्या है सिस्टम की, 0 है। एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल फोर्स अपॉन में मास। टोटल फोर्स लग कितना रहा है, इधर 10 जी लग रहा है, इधर 12 जी लग रहा है, तो कुल कितना फोर्स लग रहा है, 2 जी। 2 जी कितना फोर्स लग रहा है, देखो 12 जी इधर लग रहा है, 10 जी इधर लग रहा है, कुल कितना फोर्स लग रहा है, 2 जी। मास कितना है भैया, टोटल मास क्या है सिस्टम का, 12 10 क्या होगा 22। ये हो गया एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी पता लग गया, ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन पता लग गया, समझ गए। आपको पता है भैया आपको कब निकालना है, 3 सेकंड बाद स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड निकालने के लिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ए आपको पता है, टी पता है, और u आपको पता ही है, और डिस्टेंस निकालना है एस इक्वल्स टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ, निकाल लोगे। इस तरीके से करना है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो भैया वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होगा, अब देखिए ग्रेविटी क्या है एम जी, फोर्स कहां लगेगा ऊपर, तो वर्क क्या होता है, फोर्स, फोर्स की वैल्यू क्या होगी एम जी के बराबर, कितना डिस्प्लेसमेंट किया आपने जमीन से एच, तो वर्क क्या होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, तो वर्क कितना करोगे एम जी एच। एज्यूम दैट अर्थ टू बी ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल रेडियस कितनी है, इतनी, डेंसिटी इतनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था कि भैया जो अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, और मैंने डेंसिटी पे डिपेंड करने का फॉर्मूला आपको बताया था। देखिए आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन में आर स्क्वायर, कैपिटल जी मास क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, डेंसिटी क्या हो गया रो अपॉन में आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला डेंसिटी टर्म में आ गया 4/3 कैपिटल जी पाई आर रो। सब कुछ दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है इतनी, इसको उसमें कन्वर्ट कर लेना, रेडियस दे रखी है आपको 6400, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, आपका आंसर आ गया, कर लोगे। शो दैट द नोट्स नंबर ऑफ रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस। अभी ये तो लंबा क्वेश्चन है, ठीक है भैया, तो अगली क्लास में करेंगे इसको, आगे का 21 क्वेश्चन अपने हो गए, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।